हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। इसके पहले हमने माइटोसिस के बारे में भी सारी बातें पढ़ ली हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स ना देखे हों तो मैं उनको पिन कर दूंगी ऑन द आई बटन। आप प्लीज़ जाएं और उन लेक्चर्स को फॉलो करें एंड लेटर ऑन इसके बाद आप मियोसिस के लेक्चर्स देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मियोसिस। मियोसिस क्या है, कौन से सेल के अंदर होता है, मियोसिस का रिजल्ट क्या है, मियोसिस कराया क्यों जाता है, ये सारी बातें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्टार्टिंग विद द मियोसिस। मियोसिस जो है, सेक्स सेल जो है वो डिवाइड करते हैं टू प्रोड्यूस गैमेट। अब ये बात क्यों कही जा रही है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के सेल होते हैं। एक है सोमैटिक सेल, ठीक है, और दूसरा है सेक्स सेल। सोमैटिक सेल क्या, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं ऑल टुगेदर, ठीक है, चाहे वो हमारे हाथों में प्रेजेंट सेल हो, हमारे हार्ट में प्रेजेंट सेल हो, हमारे लंग्स में प्रेजेंट सेल हो, हमारे माउथ के अंदर जो सेल या टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, उन सारे सेल या टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स या सोमैटिक टिश्यूज़। ठीक है, इनकी जो प्लॉइडी होती है वो होती है 2n, मतलब कि ये सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। फाइन। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे तरीके के सेल्स हैं हमारे पास, सेक्स सेल्स। वो सेल्स जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है, या ये बोलिए कि वो सेल्स जो कि गैमेट्स के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। गैमेट मतलब मेल और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट इज स्पर्म, आप लोगों को पता है, एंड द फीमेल गैमेट इज एग। तो हमारी बॉडी में हमारे सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन के अंदर, मतलब अगर हम बोले तो मेल में टेस्टिस के अंदर और फीमेल में ओवरीज के अंदर, ठीक है, एक स्पेशल तरीके का सेल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेक्स सेल। इन सेक्स सेल्स का काम क्या है, इन सेक्स सेल्स का काम ये है कि ये क्या करते हैं, ये गैमेट के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ये डिवीज़न करते हैं और डिवीज़न करके क्या करते हैं, गैमेट बनाते हैं। किस तरीके का डिवीज़न करते हैं, मियोटिक डिवीज़न करते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये जो सेक्स सेल्स होते हैं ये भी डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन अगर एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करना है तो उसके लिए हमें हैप्लॉइड गैमेट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि लेट्स से अगर मेल गैमेट डिप्लॉइड हुआ या फीमेल गैमेट डिप्लॉइड हुआ तो जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा वो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से ही तो बनेगा। तो जब दो डिप्लॉइड सेल आपस में फ्यूज़ करेंगे तो जो नया सेल बनेगा वो कैसा हो जाएगा, वो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, मियोसिस करा के सेक्स सेल के नंबर को रिड्यूस किया, सेक्स सेल में क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस किया जाता है, उसकी प्लॉइडी को रिड्यूस किया जाता है, ताकि क्या किया जा सके, ताकि जो गैमेट्स बनाए जाएं वो डिप्लॉइड बनाए जाए, वो हैप्लॉइड बनाए जाए, ना कि डिप्लॉइड। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए ये एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल गैमेट विच इज़ अ स्पर्म एंड फीमेल गैमेट विच इज़ एग, इन दोनों का फ्यूज़न होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर एग सेल 2n हुआ विच इज़ डिप्लॉइड, और जो स्पर्म सेल है ये भी अगर 2n हुआ तो यहाँ जो जाइगोट बनेगा ये कैसा हो जाएगा, ये 4n हो जाएगा। तो क्या कोई भी बेबी जो टेट्राप्लॉइड बनेगा, 4n बनेगा, वो एक नॉर्मल बेबी हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। और हमें एक अबनॉर्मल बेबी तो नहीं चाहिए, इसीलिए क्या किया जाता है कि जो गैमेट फॉर्मिंग सेल हैं जिनको हम सेक्स सेल्स बोल रहे हैं, उनमें किया जाता है मियोसिस, ठीक है, जिससे उनका क्रोमोसोमल नंबर, और या बोलिए कि जिससे उनका प्लॉइडी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। एज अ रिजल्ट हमें हैप्लॉइड मतलब n नंबर वाले जो एग सेल है और स्पर्म सेल है वो मिलते हैं। एज अ रिजल्ट जब इनका फ्यूज़न होता है तो ये क्या बनाते हैं, एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, ना कि टेट्राप्लॉइड। ठीक है, तो दैट्स वाई मियोसिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसीलिए मियोसिस कराया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात देखिए और क्या है, गैमेट हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। गैमेट्स में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हमारे सोमैटिक सेल के कंपैरिजन में आधा होता है। ठीक है, इसीलिए सेक्स सेल से गैमेट फॉर्मेशन करने के प्रोसेस को मियोसिस कराया जाता है। ठीक है, जो मियोसिस है वो सिर्फ कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ होता है गोनैड्स में। ठीक है, मतलब टेस्टिस या ओवरीज के अंदर जो हमारे सेक्स सेल प्रेजेंट है उनके अंदर। ठीक है, ओके। मेल में जो स्पर्म बनाने का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में जो ओवरी बनाने का जो एग बनाने का प्रोसेस है,
ठीक है, उसको हम बोलते हैं oogenesis, फीमेल के ओवरी के अंदर होता है। ओके, इस टॉपिक के बारे में डिटेल में आपको क्लास 12th में बताया जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, या मैं लेटर ऑन वीडियोस भी ऐड कर दूंगी अपने चैनल पे, बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अभी आपको ये तो समझ आ गया कि मियोसिस कराया क्यों जा रहा है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट अदर डिटेल्स ऑफ मियोसिस, ठीक है। देखिए, मियोसिस द सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनटू हाफ एंड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल इज कॉल्ड मियोसिस। इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे कि अगर क्रोमोसोम नंबर सेल में ओरिजिनली 2n है, तो अगर हम मियोसिस करा देंगे तो क्या होगा, ये क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होकर 2n की जगह n हो जाएगा, ठीक है। तो ये कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मियोसिस सेल डिवीजन कराते हैं। It help in production of haploid phase of life cycle of sexually reproducing organism. Meiosis मदद किसमें करता है, sexually reproducing organism के लाइफ साइकिल में एक ना एक टाइम पे हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो उन गैमेट्स को फॉर्म कराने में मदद कौन कर रहा है, मियोसिस का प्रोसेस जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। मियोसिस के अंदर होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग इवेंट्स, ये 3 इवेंट्स हैं जो उसके अंदर होते हैं। होता क्या है, 2 सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होता है विच इज़ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, और इसके बाद होता है दूसरा सेल डिवीजन विच इज़ साइटोकाइनेसिस, ठीक है। मतलब 2 बार होगा ये, एक बार होगा फिर वापस से एक बार होगा, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर होगा डीएनए रेप्लिकेशन। ये 3 चीज़ें जो हैं आपके मियोसिस के अंदर होती हैं। चूँकि जो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हो रहा है ये 2 बार हो रहा है, इसीलिए मियोसिस को कंप्लीट पढ़ने के लिए मियोसिस को आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। 2 साइकिल होगी मियोसिस की, इसीलिए हम इसको किस तरीके से पढ़ते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 की तरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो 2 सीक्वेंशियल साइकिल होती है जिसको हम मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ देम। अब ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है और उनमें रिकॉम्बिनेशन होता है। ये होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। 4 हैप्लॉइड सेल्स, और एट द एंड जब मियोसिस हो जाता है तो बनता क्या है, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। जैसे कि लेट्स से कि वेयर इट इज, लेट्स से, just a minute guys, let me wipe out, then we will discuss what it is. देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये एक सेल है, ठीक है। इसके अंदर हुआ मियोसिस, इसकी प्लॉइडी है 2n, इसके अंदर हुआ मियोसिस 1 M1, ठीक है। तो ये 2 सेल बनाएगा और इन दोनों सेल की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। इसके बाद होगा वापस से मियोसिस जिसको हम बोलते हैं मियोसिस 2, ठीक है। और वापस से कितने सेल बन जाएंगे, 4 सेल बन जाएंगे और इन चारों सेल की प्लॉइडी भी क्या हो जाएगी, n ही रहेगी, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से मियोसिस होता है कि मियोसिस के एंड में 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं जो कि यहाँ आपको बनते हुए दिख रहे हैं एट द एंड ऑफ द मियोसिस। और ये चारों हैप्लॉइड सेल्स हैप्लॉइड कैसे बने, क्योंकि इनके अंदर रिडक्शनल डिवीजन हुआ है विच इज़ द मियोसिस, ठीक है ना। ओके, चलिए अगर हम मियोसिस की बात करें तो जैसा कि हमने सेल साइकिल पढ़ा था, ठीक। सेल साइकिल में सबसे पहले क्या होता था, अगर मैं बात करूँ सेल साइकिल की, तो सबसे पहले आता था आपका इंटरफेज, ठीक है, जिसमें सेल साइकिल का प्रेपरेशन होता था। उसके बाद एक्चुअल सेल डिवीज़न होता था, है ना। उसके बाद आपका इंटरफेज में ही एस फेज आ जाता था जिसमें डीएनए डुप्लीकेशन होता था और इसके बाद फिर क्या होता था, एक्चुअल सेल डिवीज़न होता था। तो ये भी तो एक तरीके का सेल डिवीज़न है। तो यहाँ भी तो क्या होगा, इंटरफेज आएगा ही ना। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी मियोसिस होने से पहले क्या होता है, इंटरफेज जो है वो अकर होता है। तो इंटरफेज में देखिए क्या हो रहा है, इंटरफेज में न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस विजिबल होंगे। इंटरफेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपका एक सेल है, ये इंटरफेज में है। इसके अंदर देखिए आपको ये एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस का रीजन, और इसके अंदर ये आपको न्यूक्लियोलस जो है ये विजिबल है। तो इंटरफेज में जो सेल होता है उसके अंदर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों विजिबल होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल और यू कैन से क्रोमेटिन थ्रेड वो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका एक इंटरफेज का क्या है, सेल है, ठीक। अब क्या है कि जो माइटोसिस है वो एक बहुत ही सिंपल तरीके का सेल डिवीज़न था, ठीक है।
लेकिन अगर हम बात करें मियोसिस के इंटरफेस की, तो मियोसिस का जो इंटरफेस है वो इतना सिंपल नहीं है, या आप कहिए कि वो ऑलमोस्ट सेम ही है। मियोसिस का जो इंटरफेस है, ठीक है, मियोसिस में जो इंटरफेस है, इंटरफेस 1, वो कैसा है, इट इज़ सिमिलर टू द माइटोसिस, बिल्कुल माइटोसिस के इंटरफेस के जैसा ही है, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, आपके 3 फेजेस आएंगे। कौन कौन से फेजेस आते थे आपके इंटरफेस में, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ठीक है। G1 फेज में सेल ग्रोथ होती थी, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता था, सेल जो है वो सारे काम करता था, अपने साइज को ग्रो करता था, ठीक है। S फेज में क्या होता था, DNA डुप्लीकेशन होता था। G2 फेज में क्या होता था, आपका सेल जो है वो एम फेज डिवीज़न करने के लिए अपने आप को फाइनली प्रिपेयर कर लेता था। तो इंटरफेज 1 में भी यही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, कि इंटरफेज के एस फेज में क्या होगा, क्रोमोसोम रेप्लिकेट करके डबल हो जाएंगे, ठीक है, ओके, और ये सारी चीज़ें फॉर्म हो जाएंगी। इन सब के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, आप इंटरफेस का जो वीडियो है वो देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद इंटरफेस के बाद क्या होगा, एक्चुअल सेल डिवीज़न होगा, विच इज़ मियोसिस, ठीक है, मियोसिस होगा। मियोसिस जो है, जैसे कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि माइटोसिस को हम 4 फेजेस में डिवाइड करते थे, जिसको हम पी मैट के फॉर्म में पढ़ चुके थे, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो मियोसिस में भी ये 4 फेज ही होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अगर हम किसकी बात करें, मियोसिस के कैरियोकाइनेसिस की, तो इसके बाद फिर आपका साइटोकाइनेसिस भी होगा, ठीक है ना। लेकिन कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये जो 4 फेजेस हैं, यही चारों फेजेस सेम मियोसिस के लिए भी हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें मियोसिस के 4 फेजेस की, तो मियोसिस के 4 फेज भी वही हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि पहले होगा मियोसिस 1, ठीक है, उसके बाद होगा मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 के 4 फेज विच इज़ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और मियोसिस 2 के भी 4 फेज विच इज़ प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, ठीक है ना, ओके। इस तरीके से 4 फेजेस होते हैं। अब अगर हम बात करें प्रोफेज 1 की, तो प्रोफेज 1 में क्या होता था, जो सेल मेम्ब्रेन है वो गायब हो जाता था, और जो आपका थ्रेड था विच इज़ क्रोमेटिन थ्रेड, वो क्या होता था, वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता था। तो यहाँ पे भी देखिए वही सारा कुछ काम हो रहा है, किसके अंदर, आपके प्रोफेज 1 के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ आप देखिए कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा है, और जो मटेरियल है विच इज़ जो हमारा जेनेटिक मटेरियल था, इस तरीके से इसका कंडेंसेशन हो गया, और इसने क्या कर लिया, कंडेंस होके इसने ऐसे आपका क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लिया है ना, ऐसे क्रोमोसोम बना लिया गया। तो यहाँ भी देखिए आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं सेल के अंदर, स्पाइंडल अपैरेटस दिख रहा है, फाइन। तो ये आपके प्रोफेज 1 में होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेज 1 जो है ये कैसा फेज है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमने सेल साइकिल में देखा था कि इंटरफेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है, 99% टाइम जो है वो ले लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोफेज 1 जो है मियोसिस के अंदर, प्रोफेज 1 जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज, ठीक है। 90% टाइम जो है वो सेल साइकिल का प्रोफेज 1 में ही जाता है, अगर हम मियोसिस की बात करें तो, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, मतलब कि ये आपका जो क्रोमेटिन थ्रेड था इसका कंडेंसेशन हुआ, और इसने क्या बना लिया, इस तरीके से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। इसके अलावा क्या होगी, इसमें साइनेप्सिस भी होगी, ठीक है। साइनेप्सिस क्या होती है पढ़ेंगे, और टेट्राड का फॉर्मेशन होगा इसी पर्टिकुलर फेज के अंदर, ओके। इसके बाद देखिए प्रोफेज जो है ना, इसको फर्दर बहुत सारे फेजेस में डिवाइड किया गया है, ओके। जैसे कि अगर हम बात करें तो प्रोफेज को फर्दर डिवाइड किया गया है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस के अंदर, ठीक है। प्रोफेज 1 को किस में डिवाइड किया गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस में, ओके। बारी बारी से पढ़ते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लेप्टोटीन की, तो लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, लेप्टोटीन के अंदर जो क्रोमोसोम हैं वो विजिबल हो जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। लेप्टोटीन में ये आपको इस तरीके से क्रोमोसोम्स फॉर्म किए हुए दिखेंगे, ऐसे थ्रेड नहीं दिखेगा, बल्कि क्या दिखेगा आपको, ये थ्रेड कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, इस तरीके से क्रोमोसोम में, ठीक है ना। नेक्स्ट
कॉम्प्लेक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट द लैप्टोटीन फेज। पूरे लैप्टोटीन फेज में क्या होगा, इसी तरीके से क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपके फॉर्म होते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फेज है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, अगर हम जाइगोटीन की बात करें तो जाइगोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या करते हैं, साथ में पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। इनिशियली आपने देखा था आपके दो अलग अलग क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट थे सेपरेटली, ठीक है। लेकिन जाइगोटीन में क्या हो रहा है, उन क्रोमोसोम्स ने ऐसे पास में आके क्या करना शुरू कर दिया, पेयरिंग करनी शुरू कर दी, ठीक है ना। इस तरीके से साथ में आ गए वो और उन्होंने पेयरिंग कर ली। इसी पेयर्ड क्रोमोसोम को ही, ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम है इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। दिस क्रोमोसोम इज नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें से एक क्रोमोसोम जो है वो फादर से आया हुआ होता है और एक क्रोमोसोम जो है वो मदर से आया हुआ होता है। जैसे ये वाला है, इसको आप बोल लीजिए ये मैटरनल क्रोमोसोम है, और ये जो दूसरा है ये है आपका पैटर्नल क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम है जब वो एक साथ कंबाइंड होते हैं, दिस इज द पैटर्नल क्रोमोसोम एंड दैट वन इज द मैटरनल क्रोमोसोम। जब ये एक साथ कंबाइंड होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। और ये पेयरिंग कब होती है, जाइगोटीन स्टेज में ये पेयरिंग हो जाती है, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा जब ये पेयर्ड होते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे पेयरिंग होने के साथ साथ सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स बना के क्या करते हैं, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर हो रहे हैं और वो एक बाईवेलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 क्रोमेटिड पेयर दिख रहे हैं ना, तो ये क्या बना रहे हैं, टेट्राड फॉर्मेशन कर रहे हैं या बाईवेलेंट फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, पैकेटीन। पैकेटीन के अंदर क्या होगा, पैकेटीन के स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये हमारे क्या थे, ये हमारे क्रोमोसोम्स थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बनाऊँ तो रुकिए मैं आपके लिए ड्रॉ करती हूँ। ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका एक ब्लू वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, ओके। और पिंक कलर तो अवेलेबल नहीं है, मैं रेड से ही बनाती हूँ। और ये आपका रेड वाला क्रोमोसोम है। मान लीजिए ये आपका मैटरनल क्रोमोसोम है और ये आपका क्या है, ये आपका पैटर्नल क्रोमोसोम है, फादर से आया हुआ। और इन्होंने एक साथ पेयर करके यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग बना दी थी लास्ट स्टेज में ही, ठीक है। अब ये जो है क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम्स ये अलग अलग अगर इस तरीके से सेपरेट हो जाए तो इनको हम क्रोमेटिड बोलते हैं, है ना। ये दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। क्यों, क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम के दो डिफरेंट क्रोमेटिड्स हैं, तो दे आर व्हाट, दे आर सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करें, अगर आप इस क्रोमेटिड को इस क्रोमेटिड के साथ कंपेयर करें तो ये दोनों आपस में क्या है, दे आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि ये दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के हैं, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर सेम है लेकिन क्या है कि एक मदर से आया है और एक फादर से आया है, तो दे आर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक। तो पैकेटीन स्टेज में ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ओके, ब्लू वाले का एक आर्म और रेड वाले का एक आर्म, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या होगा, पैकेटीन स्टेज में, ड्यूरिंग पैकेटीन स्टेज क्रॉसिंग ओवर होगा किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। वो दोनों आपस में ऐसे जाके क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए, मान लीजिए ये है तो इस तरीके से जाके फंस जाएंगे, ठीक है ना, ओके, ऐसे करके, ओके। इसे ही हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर करना। तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर होते ही क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होगा तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा, ठीक है। जो एंजाइम क्रॉसिंग ओवर कराता है उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम विच हेल्प्स इन क्रॉसिंग ओवर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम क्रॉसिंग ओवर कराने में मदद करता है। तो जो एंजाइम क्रॉसिंग ओवर कराने में मदद कर रहा है दैट इज रिकॉम्बिनेज, ठीक है। अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको एक नई स्लाइड ऐड करके अपनी तरफ से डायग्राम जो है वो बना के आई विल शो इट टू यू, ठीक है ना।
चलिए देखिए, ये था एक मैटरनल क्रोमोसोम, ये देखिए ये क्रोमोसोम है विच इज़ अ मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक। ये क्या है? मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक। इसके ये जो दोनों आर्म्स क्रोमेटिड है, इनको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे, ठीक है ना? ओके। अब एक और ले लीजिए आप, एक और ले लेते हैं दूसरा क्रोमोसोम विच इज़ पैटर्नल क्रोमोसोम। देखिए ये ब्लू कलर से मैं बना रही हूँ, ये क्या है आपका? ये है आपका पैटर्नल क्रोमोसोम, फादर के द्वारा आया हुआ क्रोमोसोम, ठीक है ना? ओके। इसमें भी ये दोनों पेयर आपस में क्या है? दे आर द सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है? ओके फाइन। लेकिन ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में क्या है? दे आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है? क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। एज अ रिजल्ट दोनों जो हैं जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है ना? जैसे देखिए मैं बनाती हूँ, ये आपका है, ठीक, ये आपका एक आर्म, ये आपका दूसरा आर्म, ठीक। नेक्स्ट ब्लू, जस्ट अ मिनट, ये देखिए ये आपने ब्लू वन ले लिया, ब्लू वाला जाएगा इसके साथ ऐसे क्रॉस ओवर करेगा, ऐसे, ठीक। और आफ्टर क्रॉसिंग ओवर जो रिजल्ट बन के आएगा वो कैसा आएगा? आपको एक क्रोमोसोम मिलेगा जिसमें आर्म्स कुछ इस तरीके से होंगे। अभी मैं बनाती हूँ पूरा, तब आपको समझेगा कि व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? आर्म्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। देखिए ये इसमें का रेड वाला पोर्शन एक्सचेंज होके इधर आ गया, और रेड वाले में का पोर्शन जो है, ब्लू वाले में का पोर्शन जो है वो एक्सचेंज होके दूसरी तरफ आ जाएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, या आप इसको ही क्या बोल सकते हैं? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं, ठीक है ना? जो कि कौन से स्टेज में होता है? जो कि आपके पैकेटीन के स्टेज में होता है। ये देखिए पैकेटीन में यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ, और इसमें मदद किसने की? इसमें एक एंजाइम है विच इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेज एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। इसने ही इस जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज में मदद की है, ठीक है ना? ओके, आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। नेक्स्ट स्टेज इज लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, पैकोटीन हो गया, एंड द नेक्स्ट स्टेज इज डिप्लोटीन स्टेज, ठीक है? चलिए लेट अस अंडरस्टैंड डिप्लोटीन में क्या होता है। डिप्लोटीन के साइन पे जो आपका सिनेप्टोनॉमल कॉम्प्लेक्स बना था, मतलब जो क्रॉसिंग ओवर कराने के लिए जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, दैट इज द सिनेप्टोनॉमल कॉम्प्लेक्स, उसका क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन हो जाएगा। मतलब वो स्ट्रक्चर अब और ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है? और जैसे ही वो डिसॉल्व होगा तो जो भी आपका बाइवेलेंट था वो भी सेपरेट हो जाएगा। बाइवेलेंट हर जगह से सेपरेट हो जाएगा एक्सेप्ट एक स्पेशल पोजीशन से, जिसको हम क्या बोलते हैं? कियास्माटा बोलते हैं, ठीक है ना? क्या हुआ? ये देखिए यहाँ से जेनेटिक एक्सचेंजेस होने के बाद ये तुरंत से ऐसे थोड़ी ना अलग हो जाएंगे। होगा क्या कि ये धीरे धीरे सेपरेट होंगे। पूरा बाइवेलेंट एक साथ चिपका हुआ था, ठीक, वो धीरे धीरे सेपरेट हुए, सब जगह से सेपरेट हुए गए एक्सेप्ट एट अ पोजीशन जिसको हम बोलते हैं कियास्माटा का पोजीशन, ठीक है ना? यहाँ से वो सेपरेट नहीं होंगे, वो एक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिसको हम बोलते हैं कियास्माटा फॉर्मेशन। तो आपका कियास्माटा फॉर्मेशन कौन से स्टेज में हो रहा है? डिप्लोटीन स्टेज के अंदर में हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट वन इज डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है? डायकाइनेसिस में अब जहाँ कियास्माटा से आपके जो दोनों होमोलोगस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो चिपके हुए थे, वो भी क्या हो जाते हैं? वो सेपरेट हो जाते हैं, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है कियास्माटा पे भी। तो इस तरीके से आपके दो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है? जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो ब्रेक हो जाती है, न्यूक्लियोरस वापस से डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट डायकाइनेसिस हो गया, डायकाइनेसिस, ओके? तो दिस इज व्हाट द प्रोफेज इज। देखिए प्रोफेज में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन में आपके क्रोमोसोम्स प्रोफेज बिगिन हुआ था, ठीक है, स्टार्ट टू कंडेंस। जाइगोटीन में साइनेप्सिस होना शुरू हो गया था। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हो गया था नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में।
डिप्लोटीन में साइनेप्सिस खत्म हो गई थी पूरी तरीके से, कियास्मा आपको दिखने लगे था, मतलब क्रोमोसोम हर जगह से सेपरेट हो गए थे एक्सेप्ट एट अ पोजीशन विच इज़ नोन एज कियास्मा, ठीक है। एंड प्रोफेज के एंड में, मतलब डायकाइनेसिस के एंड में आपको क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, एकदम डिसअपेयर हो जाएगा। यही तो होता है प्रोफेज के एंड तक, ठीक है। तो ये जो प्रोफेज का प्रोसेस है ये काफ़ी लंबा है, किसके अंदर, आपके इसके अंदर मियोसिस के अंदर ये प्रोसेस बहुत ही लंबा है, बाकी आगे के प्रोसेसेस बहुत ही इजी हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे प्रोफेज के बाद एक्चुअल मेटाफेज के बारे में कि मेटाफेज में एक्चुअली क्या हो रहा है। सो दैट्स ऑल, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।